हेलो एवरीवन। आज की वीडियो से मैं एक नए तरीके से जीके जीएस को पढ़ाने के लिए शुरुआत कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि एसएससी के नोटिस के अकॉर्डिंग किसी भी एग्ज़ाम्स के आंसर की को डिस्कस नहीं करना है, उसके क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं करना है। अदरवाइज मैं पहले स्टूडेंट्स को यही बोलती थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें और उसमें किस तरह के जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से जीके जीएस को पढ़ें। लेकिन अब क्या है कि आंसर की नहीं आएगा, उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं मिल पाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जीके जीएस में कौन से पार्ट को पढ़ें और कौन से पार्ट को स्किप करें। तो इसके कारण क्या होगा कि आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट से जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो या फिर स्टैटिक जीके हो, सभी सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा और आप एक भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है उसे पढ़ना चाहिए और कौन से पार्ट को स्किप करना चाहिए। इसी को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस तरह से पढ़ा जाए कि जो भी सब्जेक्ट से जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सब्जेक्ट के सारे पॉइंट को पढ़ा जाए और एक भी पार्ट को स्किप नहीं किया जाए। तो इसीलिए मैंने ये जो क्राउन का जनरल नॉलेज का बुक है उससे पढ़ाने का डिसाइड किया है, क्योंकि मुझे लूसेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर क्राउन पब्लिकेशन का बुक लगता है। तो इसी के हेल्प से मैं पढ़ाऊँगी और आप अगर यहाँ से कवर कर लेंगे सारे टॉपिक को, सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा जीके जीएस का। और रिमेनिंग 100% करने के लिए आप लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट बुक को भी कवर कर सकते हैं। वैसे मैं इसमें जितने भी फैक्ट्स होंगे जिस भी सब्जेक्ट में, सभी को मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को जीके जीएस पढ़ना बोरिंग नहीं लगे। और एक बार वीडियो को देखेंगे और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखेंगे और इसके बाद जब रिवीजन करेंगे बुक से तो आप लोगों को सारे कंटेंट अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं काम चल सकता, जब तक अगले एग्ज़ाम्स में उसका आप आंसर नहीं कर पाएँ तब तक उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप इस तरह से जीके जीएस को पढ़ें और इस तरह से मैं पढ़ाऊँगी कि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे सारे फैक्ट्स। तो इसीलिए मैं हर सब्जेक्ट जो भी है साइंस के अंदर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स सभी को मैं कवर करूँगी इस बुक के हेल्प से। और मैं इस बुक से इसलिए इस तरह से कवर कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं लिख कर करती तो उसमें भी क्या होता कि कुछ पॉइंट मिस हो सकता था, और अगर टाइप करके करती तो उसमें दूसरे वीडियो लाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता। इसलिए मैंने इस तरह से डिसाइड किया कि मैं क्यों ना इस बुक के हेल्प से ही कवर किया जाए ताकि हर पॉइंट को अच्छे से समझ लिया जाए और एक भी पॉइंट मिस ना हो। क्योंकि ओवरऑल आप लोगों को पढ़ने पे ही फोकस करना है। ओवरऑल कहीं से भी सोर्स कहीं से भी हो, आपको वो ऐसा कंटेंट, इस तरह से कंटेंट को पढ़ना है कि वो लंबे समय तक याद रहे। तो इसलिए इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है। तो आई होप आप लोग इसे लाइक ज़रूर करेंगे और इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक इसके बारे में लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाऊँगी वो मेरा कंटेंट इंग्लिश में होगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं हिंदी में भी समझाऊँगी ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है हिंदी वाले स्टूडेंट्स से कि अगर उन लोगों को कुछ वर्ड हिंदी में नहीं समझ में आए हैं, अगर मैं कुछ वर्ड्स का हिंदी नहीं बता पाऊँ तो आप इस बुक से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं एक बार अगर पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को, जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। तो चलिए इसी तरह से पढ़ेंगे हम लोग और सारे जीके जीएस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी को इस तरह से कवर करेंगे। और
आप इसे रिवाइज ज़रूर करिएगा पढ़ने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो एसएससी जो 2026 में एग्ज़ाम्स होंगे उसे माइंड में रखकर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी एसएससी 2025 में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं एसएससी के, उसके पहले तो सारा कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन एसएससी 2026 के लिए जो एसएससी 2026 में जो एग्ज़ाम्स देंगे स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आगे आने वाले टाइम में होंगे, उसके पहले मैं सिलेबस को ज़रूर डिस्कस करूँगी, जिससे कि अगर कुछ यहाँ पे अगर रह जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूरा हो पाता है, तो उसे मैं ज़रूर आगे पढ़ाऊँगी। वैसे मैं यहाँ पे जितना डिस्कस कर दूँगी उससे आगे सिलेबस में नहीं कुछ भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी के टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया है, उसका ये लेक्चर फर्स्ट है, 1 है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो इसलिए मैंने बायोलॉजी को शुरू किया है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को देते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों को बायोलॉजी के टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बायोलॉजी ही उन लोगों को साइंस के अंदर लगती है, और एग्ज़ाम्स के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने बायोलॉजी को ही सिलेक्ट किया है। तो इसका लेक्चर 1 है ये, और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को देखेंगे, यानी बायोलॉजी के बारे में डिटेल में देखेंगे। हाँ, तो बायोलॉजी जो है ये क्या है, साइंस का ब्रांच है, यानी साइंस के अंदर फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, और बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें लाइफ के बारे में स्टडी किया जाता है। इसीलिए क्या किया गया है कि अभी मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो बायोलॉजी टर्म है उसके प्लेस पे लाइफ साइंसेस वर्ड को यूज करना शुरू कर दिया है, जिससे कि ये पता चल पाए कि बायोलॉजी के अंदर मेनली किसके बारे में स्टडी की जाती है, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी की जाती है। और जो बायोलॉजी टर्म है उसे सबसे पहले यूज किसने किया, तो इसे 1802 ईस्वी में लेमार्क, जो कि फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, और ट्रीवायरनस, जो कि जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे यूज किया था। तो इस वर्ड को, इस सेंटेंस को ध्यान रखना है कि बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी जो शब्द है, उसे सबसे पहले लेमार्क और ट्रीवायरनस ने यूज किया था। लेकिन इसके बारे में बायोलॉजी के अंदर जो एनिमल का स्टडी होता है उसके बारे में सबसे पहले किसने स्टडी किया था, एरिस्टोटल ने स्टडी किया था एनिमल्स के बारे में, और इसीलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाने लगा। तो इस तरह से फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हुए, एरिस्टोटल। लेकिन बायोलॉजी जो टर्म है उसे सबसे पहले किसने दिया था, यूज किया था, लेमार्क और ट्रीवायरनस ने। उसके आगे देख लेते हैं। तो जो बायोलॉजी है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जूलॉजी के अंदर किसका स्टडी किया जाता है, एनिमल्स का स्टडी किया जाता है, और बॉटनी के अंदर किसका स्टडी किया जाता है, प्लांट का स्टडी किया जाता है। और जो जूलॉजी है उसके फादर कौन है, एरिस्टोटल, और प्लांट्स का जो स्टडी किया जाता है बॉटनी के अंदर, उसके फादर कौन है, थियोफ्रस्टस हैं। जो थियोफ्रस्टस हैं ये हो गए फादर ऑफ बॉटनी। तो याद रखना है कि इस तरह से क्या याद रखना है कि बायोलॉजी जो टर्म है उसका यूज किसने किया, लेमार्क और ट्रीवायरनस ने, और बायोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल। उसके बाद बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के अंदर एनिमल का स्टडी किया जाता है और बॉटनी के अंदर प्लांट का स्टडी किया जाता है। और जूलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल ने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था, इसलिए ये फादर हो गए। यानी कि ओवरऑल जो फादर हैं बायोलॉजी के वो है एरिस्टोटल, लेकिन जो बॉटनी है जिसके अंदर प्लांट का स्टडी किया जाता है उसके फादर कौन है, थियोफ्रस्टस हैं। अब हम लोग और आगे देखेंगे
तो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस दिया गया है और उसके फादर का नाम दिया गया है कि कौन से ब्रांच के बारे में किसने कौन है जो उसके फाउंडर हैं और कौन है जो उसके बारे में किन्होंने उसके बारे में स्टडी किया था। तो ये सारे टर्म हैं। तो ये सारे टर्म के इसे पढ़ने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारे टर्म के बारे में पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस टर्म के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी है ब्रांच, इसमें बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया जाता है। वायरोलॉजी है जिसमें वायरस के बारे में स्टडी किया जाता है। माइकोलॉजी है जिसमें फंजाई के बारे में स्टडी किया जाता है। इंटेमोलॉजी है जिसमें इंसेक्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। इक्थियोलॉजी है जिसमें फिशेस के बारे में स्टडी की जाती है। ओफियोलॉजी है जिसमें स्नेक्स के बारे में स्टडी किया जाता है। मायर्मेकोलॉजी है जिसमें एंट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी है जिसमें बर्ड्स के बारे में स्टडी किया जाता है। एर्कोनोलॉजी है जिसमें स्पाइडर्स के बारे में स्टडी किया जाता है। फाइकोलॉजी में एलगिस के बारे में। हर्पेटोलॉजी में रिप्टाइल्स के बारे में, रिप्टाइल्स यानी जो स्नेक्स से सब होते हैं उसके बारे में। अब आगे देख लेते हैं कुछ और टर्म्स को जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन इसके फादर हैं। तो और इसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे एनाटॉमी है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? तो ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, यानी जो भी बॉडी पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, यानी एनिमल्स या फिर प्लांट का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है? बोन होता है, कुछ टिश्यू ये सभी होते हैं, ब्लड होता है। तो इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल पार्ट जो होते हैं उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है वो आता है एनाटॉमी में। और ये जो मॉर्फोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी प्लांट और एनिमल के वो हो जाते हैं मॉर्फोलॉजी। यानी इस तरह समझ सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी हो गया बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में अगर पढ़ाई करेंगे तो मॉर्फोलॉजी होगा। इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही बॉडी पार्ट के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो कहलाएगी एनाटॉमी, और सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के बारे में स्टडी किया जाएगा तो वो कहलाएगा मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या है? तो हिस्टोलॉजी में होता है कि अगर कोई बॉडी पार्ट है उसमें अगर उसके कोई भी अगर बॉडी पार्ट है उसमें क्या होता है? टिश्यूज होता है, सेल्स होता है। तो उसे हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी हम लोग खुले आंख से डायरेक्टली वैसे नहीं देख सकते सेल को, टिश्यूज को। तो उसे किसके अंदर देखा जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें सिंगल लेंस का यूज किया जाता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसमें 2 लेंसेस का यूज किया जाता है। तो जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं उसे कहाँ पे देखा जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। तो उसके स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। उसके बाद साइटोलॉजी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लांट और एनिमल्स के सेल्स के बारे में स्टडी करना कहलाता है साइटोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है? एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करना, यानी सबसे पहले क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, आगे फर्दर डेवलप्ड होता है। तो इसी एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जो भी पार्ट्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में उसका क्या फंक्शंस होता है, क्या एक्टिविटीज होता है, उसके बारे में जो स्टडी होता है उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है? इसे सिस्टेमैटिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें क्या प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो प्लांट्स होते हैं या फिर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल होते हैं उसे एक ग्रुप में रखा जाता है। इस तरह से सिमिलरिटीज के बेसिस पे, यानी कि वो शेप के बेसिस पे हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हो या फिर फंक्शन के बेसिस पे हो, किसी भी जो सिमिलरिटी का बेसिस होता है उस तरह से उसे ग्रुपिंग किया जाता है और उसका फिर नेमिंग किया जाता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन को कहते हैं टैक्सोनॉमी, और उसके स्टडी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। उसके बाद है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में क्या होता है कि प्लांट
सॉरी प्लांट नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है सिमिलर इन्वायरमेंट के अंदर, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, इंटरेक्शन होता है, उसे, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में क्या होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे स्टडी किया जाता है। तो ये हो गया इकोलॉजी। उसके बाद है बायोजियोग्राफी। तो इसमें क्या होता है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में प्लांट और एनिमल के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कहते हैं बायोजियोग्राफी। सपोज ये क्या है, ये एक एरिया है और इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से किस एरिया में प्लांट्स रह रहे हैं, किस एरिया में एनिमल्स रह रहे हैं, तो इसे कहते हैं बायोजियोग्राफी। उसके बाद है पैलियोंटोलॉजी। तो प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। यानी फॉसिल्स क्या होता है, तो बहुत साल पहले, बहुत सारे वर्ष पहले जो लिविंग बींग्स एनिमल्स और प्लांट थे वो दब जाते हैं अर्थ के अंदर, और उसके बारे में जब बहुत सारे ईयर्स के बाद उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसके बोन के हेल्प से, और उसके जो रिमेनिंग्स बचे हुए होते हैं उसके हेल्प से जो स्टडी किया जाता है वो किस में आता है, पैलियोंटोलॉजी में। और वो जो रिमेन्स बचते हैं उसे कहा जाता है एनिमल्स और प्लांट्स का फॉसिल्स। तो ये है पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब है चेंज आना। तो यहाँ पे चेंज किस में आ जाएगा, यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड चेंज ऐड होना चाहिए। यहाँ पे ऑरिजिन एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जो भी ऑरिजिन है और जो भी वंशज चले आ रहे हैं उसमें सपोज पहले ये थे, इसमें कुछ बदलाव आकर ये वे ऐसे हो गए। तो इस तरह से ये जो बदलाव आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो भी ऑरिजिन्स में, ये सभी जो बदलाव आते हैं ऑरिजिन में उसे कहा जाता है इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन हो गया। उसके बाद जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी जो माता पिता होते हैं उससे बच्चे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है, उसके बारे में जो साइंस होता है उसे कहते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद है पैथोलॉजी। तो प्लांट्स और एनिमल्स में जो डिजीज होते हैं उसके बारे में जो स्टडी होता है उसे कहते हैं पैथोलॉजी। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। तो हम लोग के बॉडी में या फिर प्लांट या फिर एनिमल में क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, इन्फेक्शंस या फिर डिजीज से लड़ने का काम करता है। तो उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। उसके बाद क्या है, आगे है यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि कंट्रोल हेरिडिटी होता है। यानी कि सपोज कि ये एक पेरेंट्स हैं, अब ये इसका कैरेक्टर किस में जाएगा, ये इसमें जाएगा, अगले जनरेशन में जाएगा, ये इसका चाइल्ड है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि पेरेंट्स के अंदर जो बैड कैरेक्टर होंगे उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे रोक दिया जाता है, और जो अच्छे वाले कैरेक्टर होंगे उसे इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का उसे कहते हैं यूजेनिक्स। यानी इसमें जो कैरेक्टर्स है उसे ट्रांसफ़र जो किया जाता है वो कंट्रोल वे में किया जाता है, यानी अच्छे वाले कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और बैड वाले कैरेक्टर को रोक दिया जाता है। तो ये जो होता है किस में होता है, यूजेनिक्स में होता है। उसके बाद अब हम लोग कुछ और भी ब्रांच को देख लेते हैं। इसमें है एग्रीकल्चर, इसमें क्रॉप्स के बारे में स्टडी किया जाता है। मैरीन बायोलॉजी, इसमें जो सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है। वेटरनरी साइंस, इसमें क्या किया जाता है, एनिमल्स का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, वो आता है वेटरनरी साइंस में। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, यानी सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स यूज होते हैं उसके बारे में जो साइंस है उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, जिसे हिंदी में बागवानी भी बोलेंगे। उसके बाद सेरीकल्चर, इसमें सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। आगे है पीसीकल्चर, इसमें फिश का ग्रो किया जाता है, फिश के बारे में स्टडी किया जाता है। एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खियों के बारे में और हनी प्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है। उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें क्या किया जाता है,
तो इसमें जो भी बायोलॉजिकल डेटा होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जो डेटा होते हैं स्टोर किया जाता है, उसके बारे में मैनेजमेंट उसे मैनेज करना और उसके बारे में एनालिसिस करना, ये सभी जो स्टडी होता है वो जिसमें ये सभी के बारे में जो स्टडी होता है वो किसमें आता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। उसके बाद लास्ट है एक्जोबायोलॉजी। तो यूनिवर्स के बाहर जो भी लाइफ है उसके बारे में स्टडी कहलाता है एक्जोबायोलॉजी। तो इस तरह से ये सारे टर्म कंप्लीट हुए, ये सारे टर्म कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखेंगे कौन से ब्रांच के फादर कौन है, उसके फाउंडर कौन है, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि अब हम लोगों ने सारे टर्म को समझ लिया तो अब हम लोग को इसे याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन से ब्रांच के फादर कौन है। तो यहाँ सबसे पहले है बायोलॉजी। इसके फादर तो पहले डिस्कस कर ही लिया था, कौन है, एरिस्टोटल। इस जूलॉजी के फादर जिसमें एनिमल्स का स्टडी किया जाता है उसके फादर हैं एरिस्टोटल। बोटनी जिसमें प्लांट का स्टडी किया जाता है उसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन यानी कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एनिमल्स और प्लांट्स का जो ग्रुपिंग किया जाता है जिसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसके फादर कौन है, लिनियस है। इनका पूरा नाम होता है कार्लस लिनियस। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, कार्लस लिनियस। उसके बाद है जेनेटिक्स जिसमें कि क्या बताया था, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में यानी उसके बच्चे में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसे कहते हैं जेनेटिक्स। इसके फादर हैं जॉर्ज मेंडल। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी जिसमें फॉसिल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, इसके फादर हैं लियोनार्डो दा विंसी। उसके बाद मेडिसिन, इसके फादर हैं हिप्पोक्रेट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके फादर हैं लुईस पास्चर। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी जिसमें कि एम्ब्रियो के बारे में स्टडी किया जाता है, उसके फादर हैं वोन वेयर। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी जिसमें बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया जाता है, उसके फादर हैं लीवेनहॉक। इम्यूनोलॉजी जिसमें कि इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी किया जाता है, उसके फादर हैं एडवर्ड जेनर। आगे है माइक्रोबायोलॉजी जिसे माइक्रोब्स के बारे में स्टडी किया जाता है, उसके हैं लीवेनहॉक। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसके फादर हैं लुईस पास्चर। लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजी है जिसके बारे माइक्रोब्स का जो स्टडी किया जाता है जिसके अंदर, उसके हैं लीवेनहॉक। तो ये दोनों को याद रखना है, दोनों में अंतर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं लुईस पास्चर और माइक्रोबायोलॉजी के हैं लीवेनहॉक। उसके बाद है मॉडर्न जेनेटिक्स। तो एक था जेनेटिक्स जिसके फादर हैं जॉर्ज मेंडल, और एक है मॉडर्न जेनेटिक्स यानी जो भी फैक्ट्स जॉर्ज मेंडल ने दिया उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किया गया और कुछ उसमें फैक्ट्स और ऐड किए गए, तो इस तरह से मॉडर्न जेनेटिक्स बना। तो उसके फादर हैं डब्ल्यू बेटसन। उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन, इसके फादर हैं विलियम हार्वे। म्यूटेशन, तो म्यूटेशन क्या होता है, तो जीन के अंदर सपोज यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सपोज ये सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोजोम्स होते हैं। तो क्रोमोजोम्स का जो स्मॉल सेगमेंट होता है उसे जीन कहते हैं, और इसी जीन में कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ चेंजिंग आ जाता है जिसके कारण कुछ कैरेक्टर्स में बदलाव आते हैं। तो इसी जीन के में जो बदलाव आता है उसे कहते हैं म्यूटेशन, और इसके फादर हैं ह्यूगो डे वेरिज। उसके बाद है साइटोलॉजी यानी सेल का स्टडी, तो इसके फादर हैं रॉबर्ट हुक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये क्या होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से ये पता लगाया जाता है कि कौन से पर्सन का ये डीएनए है और कौन सा पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज कि कहीं पे कोई चोरी हुई, इस प्लेस पे चोरी हुई, तो यहाँ पे उस पर्सन का कुछ भी सैंपल रह गया होगा, यानी या तो हेयर रह गया होगा, नेल रह गया होगा, या फिर ब्लड होगा। तो इस तरह से कुछ भी इसका सैंपल यहाँ पे रह गया होगा जिसके हेल्प से क्या होगा कि
इसे लेबोरेटरी में ले लाया जाएगा, इसके सैंपल को, और उसके डीएनए का पता लगाया जाएगा, जिससे कि ये पता चल पाएगा कि इस क्राइम को किसने किया। तो इसके लिए यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसके फादर कौन है? एलेक जेफरे हैं। इस तरह से इसे याद रखना है। उसके आगे क्या है? यूजेनिक्स है। तो यूजेनिक्स के अंदर क्या मैंने बताया था? तो यूजेनिक्स में क्या होता था? कंट्रोल हेरिडिटी होता था, यानी अच्छे कैरेक्टर वाले को ट्रांसफर करना है और बैड कैरेक्टर वाले को दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। तो वो जो प्रोसेस होता था, वो जो उसके बारे में जो स्टडी होती थी, वो यूजेनिक्स के अंदर होती थी। तो इसके फादर हैं गैल्टन। उसके बाद है इंडियन इकोलॉजी। तो इंडिया के अंदर इकोलॉजी के फादर हैं आर मिश्रा। इंडियन ब्रायोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि ऐसा ब्रांच जिसमें ब्रायोफाइटा के बारे में स्टडी किया जाता है। ब्रायोफाइटा क्या होता है? तो ये प्लांट का एक कैटेगरी है जिसमें ऐसे प्लांट होते हैं जिसका अच्छे से रूट्स, स्टेम्स, लिव्स ये सभी अच्छे से डेवलप नहीं होते, और इसमें सीड्स भी नहीं होता। तो वैसे कैटेगरी को कहते हैं ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा की स्टडी को कहते हैं ब्रायोलॉजी। तो ये जो इंडियन ब्रायोलॉजी है उसके फादर हैं आर.एस. कश्यप। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स, इसके फादर कौन है? लैंडस्टीनियर। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने बायोलॉजी के लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन को कवर किया। इसके बाद मैं इसके अगले पार्ट में 13.2 में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसे डिस्कस करूँगी इसी तरह से। तो यहाँ से आप वीडियो को 1-2 बार सुन लेंगे, और इसके बाद बुक से अगर रिवाइज करेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और लंबे समय तक याद भी रहेगी। तो अगर आप लोगों को इस तरह से मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि यस मैम, कीप इट अप, और जारी रखें इसे। तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगी कि आप लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं आगे इस तरह से पढ़ाऊँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट जुड़ेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस